नमस्कार। परिवर्तन क्लासेस मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। इसके पहले हम लोग राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के बारे में, उसके गठन के बारे में तथा भारतीय संविधान के निर्माण की परिस्थितियां एवं उसके निर्माण का अध्ययन किए। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, प्रस्तावना या उद्देशिका। तो सवाल ये है कि प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना किसको कहते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका किसको कहते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका किसको कहते हैं, प्रस्तावना क्या है या उद्देशिका क्या है। तो जब भी आप कोई नई बुक पढ़ते हैं, कोई नया विषय पढ़ते हैं, तो विषय के अंतर्गत आप सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, विषय प्रवेश। विषय प्रवेश, ये विषय प्रवेश क्या है? इस विषय प्रवेश में आप क्या पढ़ते हैं? विषय प्रवेश में उस पुस्तक के बारे में, उस पुस्तक में निहित दर्शन या भावनाओं के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया गया रहता है कि इस पुस्तक में आप किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, किसका अध्ययन करेंगे और भावी जीवन में आप उस पढ़े हुए विषय को या उस पढ़े हुए कंटेंट को कैसे प्रयोग में लाएंगे, उसी को कहा जाता है विषय प्रवेश। उसी प्रकार जब हम किसी संविधान, किसी विधि या किसी अधिनियम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उसके प्रस्तावना की। यानी प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना किसी विधान, प्रस्तावना किसी विधान, प्रस्तावना किसी विधान या अधिनियम का परिचयात्मक भाग होता है। प्रस्तावना किसी विधान, किसी विधान या अधिनियम, अधिनियम का परिचयात्मक, परिचयात्मक भाग होता है। क्या होता है? किसी विधान या अधिनियम का परिचयात्मक भाग होता है, जो हमें यह बताता है कि इसके अंतर्गत हम क्या जानेंगे, किस अधिनियम के बारे में जानेंगे, इस अधिनियम में क्या लिखा गया है, यह अधिनियम किन उद्देश्यों को बताता है। यानी कि किसी अधिनियम के, किसी अधिनियम के उद्देश्यों, उद्देश्यों या उसमें निहित दर्शन का वर्णन किया जाता है, का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। किसके अंतर्गत? प्रस्तावना के अंतर्गत। इसी प्रकार भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना की बात करें, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान निर्माताओं के मन की भावनाओं का वर्णन किया गया है, संक्षिप्त परिचय दिया गया प्रस्तावना के अंतर्गत। तथा इसमें बताया गया है कि इस प्रस्तावना के तहत क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या दर्शन है इसका और क्या क्या इसमें अधिनियमित किया गया है। तो प्रस्तावना किसी विधान या अधिनियम के परिचयात्मक भाग होते हैं, जो उसके, उसमें निहित उद्देश्यों और उसमें निहित दर्शन का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के प्रस्तावना की, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान सभा द्वारा सबसे अंत में स्वीकार की गई थी। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका, भारतीय संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका सबसे बाद में ग्रहण की गई थी। यानी जब पूरा संविधान बन गया और अंत में इस पर निर्णय लिया गया कि इसका एक प्रस्तावना या उद्देशिका होना चाहिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 जनवरी 1947 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का संविधान इसका स्रोत है। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका स्रोत एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का संविधान है।
लेकिन अगर पूछा जाएगा कि हमारे हमारे संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो हमारे संविधान में प्रस्तावना प्रभावित है या भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। हमारा प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिका के इस प्रस्तावना का प्रभाव है। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है एक वाक्य, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। यह लाइन लिया गया है यूएसए के संविधान की प्रस्तावना में, जिसमें लिखा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। यानी इस प्रस्तावना की, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की जो मूल बातें हैं वो प्रभावित हैं किससे? यूएसए के संविधान से। हमारे संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली 1787 में अमेरिका के संविधान से मिलती जुलती है, जिसमें कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। अगला देखें, प्रस्तावना को के एम मुंशी ने, प्रस्तावना को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। यह सवाल पूछा जाता है कि किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है, तो ये कहा है के एम मुंशी ने। उसी तरह सुभाष कश्यप ने कहा है कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। इसी प्रकार पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह संविधान की आत्मा है तथा यह संविधान की कुंजी है। इसी प्रकार सुभाष कश्यप ने एक और बात कही है कि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। इस प्रकार विभिन्न राजनीतिज्ञों ने, विभिन्न संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अपने शब्दों से संविधान की प्रस्तावना का वर्णन किया है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं को के मन को जानने की कुंजी है, यह कहा गया है इन रिबेरुवारी वाद में। यानी सवाल पूछा जाता है कि किस वाद में या किस केस में कहा गया है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, तो यह बात कहा गया है बेरुवारीवाद 1960 में। बेरुवारीवाद 1960 में, बेरुवारीवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया गया है। अगर सवाल पूछा जाए कि इस प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, तो इस पर सबसे पहला वाद आया था इन रिबेरुवारी वाद, जिसमें कहा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायपालिका ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हालांकि उसी केस में, बेरुवारी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले यह संविधान का अंग नहीं है, लेकिन यह संविधान निर्माताओं के मन की भावनाओं को जानने की कुंजी है। बाद में केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यानी न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया और यह कहा कि प्रस्तावना उसी तरह संविधान का अंग है जिस तरह संविधान के अन्य उपबंध, और इसमें भी उसी प्रकार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है जिस तरह संविधान के अन्य उपबंधों में। यानी अगर सवाल पूछा जाएगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन, एक तो सवाल यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या भाग है, तो यस किस केस में कहा गया? केशवानंद भारती 1973 के केस में। किसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग प्रस्तावना को मानने से इनकार कर दिया? तो बेरुवारी वाद में। प्रस्तावना में संशोधन संभव है, यानी प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत, क्योंकि यह संविधान का भाग है। और यह बात कहा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने। मगर प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन संभव नहीं है जो कि आधारभूत ढांचे से संबंधित है। यह बात भी कही गई किससे, किस केस में? तो यह बात भी कही गई
केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो भाग आधारभूत ढांचे से संबंधित है। आधारभूत ढांचा क्या है? जैसे अगर हम बात करें कि प्रस्तावना में एक शब्द दिया गया है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, यह संविधान के प्रस्तावना का आधारभूत ढांचे को से संबंधित है, आधारभूत ढांचे से संबंधित है। यानी कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और इसे किसी भी अवस्था में बदला नहीं जा सकता है। इसी तरह बहुत सी बातें हैं जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है और उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक केशवानंद भारती के निर्णय को पलटा न जाए। सवाल पूछा जाएगा कि प्रथम बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो प्रथम बार और अभी तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, किंतु जब तक केशवानंद की व्यवस्था पलटी न जाए तब तक उसके मूल ढांचे के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। एक तो बदला नहीं जा सकता है, मूल ढांचे के आधारभूत सिद्धांत बदले नहीं जा सकते हैं जैसे पंथ निरपेक्षता। दूसरे, इस पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अब अगर बात करें कि प्रस्तावना, प्रस्तावना में हमने कहा कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े गए जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना की, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की, और पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान दीजिए, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से। यानी यह इंडिकेट करता है कि संविधान की शक्तियों का अंतिम स्रोत है कौन? भारत की जनता। यानी भारत की जो संप्रभुता है वो अंतिम रूप से निहित है किसमें? भारत की जनता में। आगे क्या कहा गया है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सवाल पूछा जाता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है? तो प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर सवाल पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, तो प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता, 4 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। किसके अंतर्गत? प्रस्तावना के अंतर्गत। कौन कौन? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है प्रस्तावना में। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, एक प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। इन सब को हम एक एक करके आगे देखेंगे। समान अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आपका पूरा संविधान है, जिसके लास्ट में यह कहा गया है कि यह संविधान कब अधिनियमित किया गया, कब अंगीकृत किया गया। तो अधिनियमित और अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और किस रूप में? तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत गणराज्य कब बना या भारत गणराज्य कब घोषित हुआ, तो भारत गणराज्य घोषित हुआ 26 नवंबर 1949 को। गणराज्य का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जिस देश का राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता द्वारा निर्वाचित होता है, उस देश को गणतंत्र कहा जाता है। जैसे हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, और संसद के दोनों सदनों में जो सदस्य होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। और इसलिए उसे भारत को गणतंत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत जो राष्ट्राध्यक्ष है वो हमारे यहाँ निर्वाचित होता है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए का भी जो राष्ट्रपति होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, वो भी गणतंत्र ही है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। इसलिए गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहां राष्ट्रपति का पद नहीं होता है। वहां का राष्ट्राध्यक्ष, ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष वहां का क्राउन होता है, वहां का राजा होता है। यानी वहां गणतंत्र नहीं है, वहां रिपब्लिक नहीं है, वहां प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब है कि एक राजा और उसकी प्रजा, यानी वहां का राष्ट्र प्रमुख, वहां का राष्ट्राध्यक्ष, वहां का राजा है, जो वंशानुगत होता है, न कि निर्वाचित होता है। इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वह है जिसका राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित हो। इस प्रकार हमने आज प्रस्तावना के बारे में जाना, प्रस्तावना के बारे में किसकी क्या विचार थे, सुभाष कश्यप के क्या विचार थे, सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार थे, ये जाना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक एक करके कि प्रस्तावना में किन किन उद्देश्यों को, किन किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, किसकी किसकी चर्चा की गई है, एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।